गवर्नमेंट जो है ना रियल अगर आबादी आप लोगों से शेयर कर देगी तो त्राहिमाम मच जाएगा देश के अंदर। जब देश आजाद होता है शायद 3 से 4% की आबादी उस वक्त रहती थी देश के अंदर मुस्लिमों की, और आज के समय में 20% से अबव है। लंगड़ा लूला अनपढ़ गंवार किसी भी क्षेत्र से अगर कैंडिडेट खड़ा कर दे मोदी, उसको जीतना ही 90% उम्मीद जीतेगा ही जीत। आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में लहर है मोदी का। महंगाई तो दर साल दर बढ़ता ही रहेगा, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए। तो आपका अपना समुदाय आपका विरोध कर देगा फिर तो। कौन करता है? जो अनपढ़ गंवार, जो मुल्ला मौलवी के ऊपर बात पे चलता है ना, वो नहीं चलेगा। मुसलमानों के हित की बात करते हैं वैसे। वो तो बेवकूफ, मुसलमानों को तो बेवकूफ बना दो। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहा मुसलमान इस देश का शिक्षित हो। मैं भी इस देश का मुस्लिम हूँ। मैं मोदी सरकार से खुश हूँ। मैं देश के मुस्लिमों से अपील करना चाहता हूँ कि अब के बार 400 पार। भारत में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी, हिंदुओं का जो ग्राफ है वो घट रहा है। 2015 के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8% हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, मुस्लिमों की बढ़ी है। वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर देख ले तो हिंदू समाप्ति के कगार पर आ गया है। कैसे देख रहे हैं? शायद डेटा जो आप बता रहे हो ना वो गलत डेटा है। गवर्नमेंट जो है ना रियल अगर आबादी आप लोगों से शेयर कर देगी तो त्राहिमाम मच जाएगा देश के अंदर। देश में आबादी जो इस वक्त है मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों की वो 20% से ऊपर है। मेरा मानना है करीब करीब 25 से 30% आबादी इस वक्त देश के अंदर मुस्लिम की है। जो वास्तव में है एक चिंता का विषय है। मतलब चिंता का विषय मैं इनसिक्योरिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं जब देश आजाद होता है शायद 3 से 4% की आबादी उस वक्त रहती थी देश के अंदर मुस्लिमों की, और आज के समय में 20% से अबव है। 17% की आबादी बढ़ी है और हिंदू कई स्टेट में माइनॉरिटी में आ गए हैं और अभी तक उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन जब मुस्लिम पूरे देश में माइनॉरिटी में अभी भी आते हैं जबकि 20% से उनकी आबादी ऊपर है, माइनॉरिटी में क्यों दिया हुआ है, किस बेसिस पे माइनॉरिटी में उनको दर्जा दिया हुआ है? तो जिस तेजी से आबादी बढ़ रहा है आपको नहीं लगता माइनॉरिटी का जो दर्जा मिला है वो वापस ले लेना चाहिए? आज नहीं ले लेना चाहिए, 2014 में ले लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो मोदी जी बोल रहे हैं ना कि 400 का जो आंकड़ा बोल रहे हैं वो शायद इसीलिए कहीं ना कहीं उनके निशाने में वक्फ बोर्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि धर्म के आधार पर, जनसंख्या का जो नियंत्रण कानून बनना चाहिए वो बनना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी देखता है और बोलता है क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं 1 या 2 बच्चे पैदा करूंगा। और कुछ लोग धर्म के आधार पे क्योंकि देश की आबादी बढ़ानी है इसलिए 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। और जब उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि ऊपर वालों की रहम है। ठीक है, ऊपर वालों की वजह से। आज जब उन्हीं से पूछोगे आप कि महंगाई और बेरोजगारी का कारण कौन है तो वो बोलते हैं प्रशासन है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है और ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पे चीजें की जा रही हैं। सिर्फ मुसलमान ही बच्चा पैदा करता है, बाकी तो कोई पैदा करता ही नहीं है। बाकी तो अपने आप टपकता है। आने वाले टाइम में जो समझदार बंदा है ना, बड़े बुजुर्ग से पूछो, वो 15-20 साल के बाद इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये अभी आज का मुस्लिम इन चीजों का समझ रहा है, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। जो एजुकेटेड है वो 2 से 3 से ज्यादा नहीं करता है। हाँ। आज का जो मुस्लिम युवा वर्ग है वो समझदार हो रहा है, इस मामले पे जागरूक हो रहा है। जागरूक हो रहा है। आज से 20 साल पहले जो है चांदनी चौक का रौनक क्या था, तो जिस तरह से इसमें हिंदू का भी डेवलप हुआ, मुसलमान का भी डेवलप हुआ, सिख का भी, ईसाई का भी, गरीब भी, जो गरीब था वो थोड़ा सा ऊपर भी गया है। अपने अपने हिसाब से हर चीज सरकार नहीं कर सकता है ना। अच्छी बात आपने कही है, कुछ चीज आम जनता को भी सुधार करनी होगी, हर चीज सरकार नहीं कर सकती, सरकार एक आपको राह दिखाएगी। बस। मोदी सरकार का 10 साल कैसा लगा? 10 साल ठीक ठाक है। मोदी का नीचे का जो है ना, नीचे का आप समझ जाओ, इंसान के लिए इशारा काफी है। वो बिल्कुल जो है ना वो नफरती जो है ना गेंग फैला रखा है। बाकी मैं नेताओं पे आपका इशारा है जो भाजपा के कार्यकर्ता है। कहता हूँ मोदी जब तक रहेगा, अगर चौथा बार भी पीएम का अगर उम्मीदवार बने तो चौथा बार भी जीतेगा। जिस दिन पीएम का कैंडिडेट नहीं रहेगा ना उस दिन जो है 200 से कम आएगा। लंगड़ा लूला अनपढ़ गंवार किसी भी क्षेत्र से अगर कैंडिडेट खड़ा कर दे मोदी, उसको जीतना ही 90% उम्मीद जीतेगा ही जीत। क्योंकि पर्सनल मोदी आज के टाइम में किसी से पूछ लो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट देता है। मैं बताओ, मैं भी मोदी के नाम पे, मेरा क्षेत्र ये पड़ता है साउथ दिल्ली, रामवीर सिंह पिथौड़ी है वहाँ का, मैं उसी को वोट दूंगा। मैं रामवीर पिथौड़ी को नहीं जानता, मैं मोदी को जानता हूँ। मोदी ठीक है। आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में लहर है मोदी का, पूरे हिंदुस्तान में मोदी का लहर। बेरोजगारी की बात करते थे। हाँ। अब उसके ऊपर कितना भी उछल कर लूंगा कुछ कर। महंगाई तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाए या विपक्ष का जो कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो 2025 में क्या महंगाई नहीं होगा? 26 में महंगाई नहीं होगा? महंगाई तो दर साल दर बढ़ता ही रहेगा, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए। सच्चाई से स्वीकार किया और बताया। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं और मैं बिल्कुल इनको तो नमन करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भी कहूंगा, गर्व से कहूंगा ये बात, कॉन्फिडेंट हूँ इनके तरह विचारधारा के लोग हैं वो मुश्किल से मुश्किल 1% होंगे इनके तरह। और इनको ऐसे आपकी तरह बातों से भी लग रहा है बहुत पढ़े लिखे शिक्षित भी है। क्या बाकी अपने कौम के लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? जो आपके अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, दूसरों को आप बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं? जागरूक तो करने पर जिसके अंदर जो जिस तरह का बिहेव होगा ना, उसको मैं 1000 बार भी अगर उसको समझाऊंगा ना
वो जो अपने जो चाल पे चल रहा है, जो अपने राह पे चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, वो उसी राह पे चलेगा। रखते हैं तो आपका अपना समुदाय आपका विरोध कर देगा फिर तो। कौन करता है? जो अनपढ़ गंवार, जो मुल्ला मौलवी के ऊपर बात पे चलता है ना, वो नहीं चलेगा। पक्की बात बता कभी रहा हूँ। हुई बात बताइए जो शायद ही कोई कैमरे पे कह पाता हो, लोग हिचकते हैं कहने में, आपने खुल्लम खुल्ला बताया। हक बात बोलना चाहिए, या कोई भी हो, अपना भाई क्यों नहीं हो, हक बात बोलना चाहिए। जहाँ पे गलत होता है तो मैं बीजेपी को भी बोलता हूँ, जहाँ पे गलत होता है केजरीवाल को भी बोलता हूँ। अपने धर्म में, मेरे धर्म में भी कुछ गलत होता है, अपने धर्म के बारे में भी बोलता हूँ। की वजह से नहीं लगता आपको अपने मोहल्ले में विरोध का सामना करना पड़ता होगा? विरोध देखो, सच्चाई जो है ना, थोड़ा देर के लिए जो है दबता है, बाकी उसके बाद जब इंसान जब बाद में सोचता है ना कि नहीं बंदा जो है बिल्कुल सही बात बोल रहा है, थोड़ा देर के लिए तो जैसे कि हुजूम होता है ना, उस टाइम तो भेड़िया धसान के तरह जो है ना हो करता है। बाद में जब उसे एहसास होता है, क्योंकि ये सुलझे हुए बहुत ही और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हुए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो देश के विपक्ष के जो नेता कहते हैं कि हमारे देश के मुस्लिम खतरे में हैं, आप जवाब दीजिए। क्या चीज़ खतरा है? मैं भी मुसलमान हूँ, जितना आप बोलने का हक है उतना मेरा भी बोलने का हक है। ये तो है ना कि ये भाई या आप हमें बोलने नहीं देते हो, चुप रहो, तो मैं बोलूंगा हाँ मुसलमान खतरे में, हमें कोई बोलने नहीं दिया जाता है। किस बात का खतरा है? किस बात का खतरा? सही नहीं है। देखा जा रहा है दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश है, इस्लाम धर्म ही इस्लाम धर्म का विनाश कर रहा है, खात्मा कर रहा है, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं हो रहा। इस्लाम धर्म में भी ना 72 फिरका, मतलब 72 जाति में बटा हुआ है। पहुंचता वहीं पे है, पर कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से। बस उसी दाएं बाएं में जो झगड़ा हो रखा है, मुसलमान मुसलमान में ही। क्या कहेंगे, आपने सुना है जो नहीं भैया, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं और ये एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चांदनी चौक में काफी दिन से आ रहा हूँ, पहला पर्सन ये है जिन्होंने इतना बढ़िया बात कहा है और वास्तविक चीजों को इन्होंने समझा है। लेकिन इनके तरह और भी लोग जो हैं, इनके धर्म के और भी लोग हैं, वो इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए 1-1.5% मुसलमान अगर शिक्षित हैं और सही चीज़ों को समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के 19-20% है वो भी वैसा समझे, ठीक है। और जो 19-20% है उसमें से कुछ मुसलमान होते हैं न्यूट्रल होते हैं, और जो कुछ होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, जो ओवैसी को मानते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं, ठीक है, जो कुरान की फजीहत कराते हैं, वही मुसलमान। जो ओवैसी को नहीं मानते हैं क्या? मुसलमानों के हित की बात करते हैं ओवैसी। वो तो बेवकूफ, मुसलमानों को तो बेवकूफ बना दो। आज तक ओवैसी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? सिर्फ अपना जो है हैदराबाद को चमकाया है, हैदराबाद को अपना पर्सनल। आज उसके बाद चले जाओ, जो भी है ओवैसी हॉस्पिटल है, ओवैसी यूनिवर्सिटी है, ओवैसी क्या क्या है, हालांकि हमने गया नहीं हो, मैं सुना ही हूँ। सारा सिर्फ जो भी ओवैसी के, ये कहाँ से आ रहा है पैसे? एक संसद का तनख्वाह कितना होता है? 1 लाख रुपये तनख्वाह होता है। कम्युनिटी के लिए ओवैसी ने कुछ नहीं किया, बस बर्गर लाया है मुसलमान। आता है और क्या, कुछ नहीं। कभी बिहार चला जाता है, कभी पश्चिम बंगाल चला जाता है, कभी जो है महाराष्ट्र चला जाता है, वहाँ बरगल आता है। पार्टी भी कहती है 60 सालों तक हमने मुसलमानों का वोट कांग्रेस को ही मिलता रहा, हमने किया है मुसलमानों के लिए। क्या लग रहा है वाकई कांग्रेस ने किया आपको? कुछ तो किया है, कुछ बाकी तो 100% तो नहीं है कि 100% कि ये जो हिमायती था कांग्रेस, वोट बैंक का ही काम किया है। बाकी जो उतना काम नहीं किया है, उतना काम नहीं किया है, 100% नहीं किया है। 30-40% मुसलमानों के लिए किया है, बाकी क्या किया है? जो कांग्रेस टाइम में कभी 30% से ऊपर मुसलमान आईपीएस नहीं होता था। मोदी जी के शासनकाल में मुसलमान 51% यूपीएससी कंप्लीट किया है। और ऐसे सोच के अगर हो जाए, ऐसे सोच के अगर हो जाए, आज भी है, मैं नहीं मानता हूँ सारे खराब, आज भी नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ जो लीडर हैं वो इनके धर्म को बदनाम करने में तुला हुआ है, जो उकसा करके, और कुछ लोग उकसावे में। आज भी दरियागंज के जो मोहम्मदन हैं बहुत सुसभ्य पढ़े लिखे हैं, जो बीजेपी को वोट करती है, और आज भी इनके भी कौम से कम 10% वोट मोदी जी को पड़ेगा, और ऐसे ऐसे सोच वाले को पड़ेगा। इनकी सोच जो है देश के प्रति सकारात्मक है, देश हित में है, और ऐसे ऐसे सोच अगर हो जाए तो फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला कौन होगा? और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहा मुसलमान इस देश का शिक्षित हो, रोजगार में हो, कार्यशील हो, कभी नहीं सोचा। उन्होंने उसको यूज किया और फेंक दिया। आज जब केंद्र से भाग गया तो देखे आपने, मुलायम सिंह लपेट लिया यूपी में मुसलमान के वोट को, बिहार में लालू यादव लपक लिया, और कांग्रेस धीरे धीरे मुसलमान से भी करता चला गया। आज के तारीख में भी जो पढ़े लिखे देश के मुसलमान हैं वो मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी में उनका भविष्य दिखता है, उनके बच्चों का भविष्य दिखता है। सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, देश के मुसलमान बहुत ही तीव्र बुद्धि किया है, और आज देश के कार्य में, देश की भविष्य में मुसलमानों को बहुत ही योगदान है। ऐसे नहीं है, अब्दुल कलाम ही ऐसा था, वो भी तो मुसलमान था, जो एक हाथ में कलम एक हाथ में कुरान होता था, और उसने देश को एटम बम दी।
और आज भारत रत्न उसे मिला। अब्दुल कलाम ऐसे अब्दुल कलाम के सोच के ये व्यक्ति हैं और ऐसी ही सोच की आवश्यकता है अब इस हिंदुस्तान में, और जो ऐसे नास्तिक सोच होगा उसकी इस हिंदुस्तान में अब कोई जगह नहीं। बहुत देर से इस डिबेट को सुन रहे हैं, क्या कहें? नहीं सर, मैं भी इस देश का मुस्लिम हूँ। मैं मोदी सरकार से खुश हूँ। मैं देश के मुस्लिमों से अपील करना चाहता हूँ कि अब के बार 400 पार। सबसे बड़ी मोदी जो एक शेर है, जब शेर के आगे ये छोटे मोटे जानवर जो आते हैं ना, सिर्फ बोल के रह जाते हैं। ये जो इलेक्शन लोग, मैं मुसलमानों से अपील अब भी करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन होंगे, विपक्ष की जो पार्टी आती है, ये जो इलेक्शन 5 साल में एक दफा होते हैं, वो 5 साल में 5 दफा होंगे। मोदी जी ने गरीबी की दलदल से लोगों को निकाला है ना, फिर उस दलदल में जाएंगे। दूसरी बात, मोदी जी ने जो फैसले लिए बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। मोदी जी ने 3 तलाक पे फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया। दूसरी बात, क्या अच्छा फैसला लिया है, अगर मेरी एक बहन है, उसका आदमी उसको छोड़ता है तो मेरे पर बोझ बनती है ना। तो ये विपक्ष वालों की बातों में ना जाएं, ये लोगों को बल बला रहे हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इनका कुछ हल नहीं होगा। मैं देश के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि दोबारा मोदी जी को लाओ। हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। देखिए, हिंदुओं के लिए तो खतरे का संकेत है। मुसलमानों की आबादी जहाँ जहाँ बढ़ी वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, पूरी दुनिया की जो भी कंट्री आप उठा लीजिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट देता हूँ। 1940s में लेबनान में करीब 60% क्रिश्चियन हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद उसको 1950s के दौर में उसको मिडिल ईस्ट का यूरोप कहा जाता था। सबसे अच्छे बीच उनके अच्छे थे, स्कूल उनके अच्छे थे, बैंकिंग उनका अच्छा था। फिर वहाँ शिया और सुन्नी की आबादी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। जैसे ये दोनों लोगों की आबादी मिलके 52% तक पहुंची, वैसे ही क्रिश्चियनों का कत्लेआम शुरू हो गया। आप जाइए नेट पे सर्च कर लीजिएगा। आज की पोजीशन ये है कि क्रिश्चियन की आबादी मुश्किल से 28% बची है। अब वहाँ पे जो लड़ाई होती है, जो कानून बन रहा है, वो शिया और सुन्नी का होता है। ये तो लेबनान की बात ही छोड़ दीजिए। ईरान जो था 1970s में, उसको पेरिस बोला जाता था। फिर एकाएक इस्लामिक क्रांति होती है। आज ईरान में मोरल पुलिस लड़कियों के साथ क्या करती है आपने देखा है। अभी हिमाया हबीबी वाला केस जो हुआ है। आगे आ जाइए, लोग 80 के दशक में काबुल जो हुआ करता था, वो सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था। लोग छुट्टियां मनाने जाते थे। आज देख रहे हैं वहाँ पे क्या हुआ। यानी आप साहब, हाँ, अब रुक जाइए। उसके बाद पाकिस्तान पे आ जाइए। 90s तक पाकिस्तान में 7.5-8% हिंदू हुआ करते थे। आज मुश्किल से 2% बचे हैं। वो भी गणना में है नहीं है, मालूम नहीं। रोज उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, रेप किया जाता है। ये तो घटनाएं आम हुई थी। अब आ जाइए 90s में कश्मीर पे। अब कश्मीर में जैसे ही शुरू से मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई, आज श्रीनगर में अपने ही देश में लोग रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं। अब आ जाइए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो लोग कुरान फाड़ के हिंदुओं के घर में फेंक के उसके घर को आग लगा देते हैं अपनी पर्सनल दुश्मनी लगाने के लिए। आगे थोड़ा सा और नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए। एक कंट्री है आपकी थाईलैंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ का साउथ जो है, वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती रहती है और चल रही है करीब 70-80 सालों से। मलेशिया प्योर मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है वो वहाँ के लोग जानते हैं। अब आ जाइए इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक शहर है बाली। 2002 में वहाँ पे बम विस्फोट हुआ था, सुना होगा आप लोगों ने, पता नहीं याद है कि नहीं है। उसके बाद इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने उनसे जुड़े हुए लोगों को खोज के ढूंढ के ख़त्म किया। इवन आज की पोजीशन ये है कि बाली में वो किसी मुस्लिम को जो बाय बर्थ बाली का नहीं है 100 सालों से, उसकी एंट्री पे भी स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, उनको बसने नहीं देते हैं। तो भैया ये मैंने आपको ये पूरा मिडिल ईस्ट से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा दिया। जापान में मुस्लिमों को एंट्री नहीं है, सिटीजनशिप बड़े मुश्किल से देते हैं, वो तो क्लीन करने के चक्कर में। कोरिया में भी यही हालत है। ऑस्ट्रेलिया में देख ही रहे हैं अभी। देश में आपने साफ साफ ये बता दिया कि जहाँ जहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, कहीं ना कहीं वहाँ जो है कुछ ज्यादा ही वहाँ। हाँ, ये नहीं कहा है कि आबादी बढ़ी, क्या हुआ। मैंने आपको डाटा दिया, स्टैटिस्टिक्स दिया है कि जहाँ जहाँ आबादी बढ़ी वहाँ प्रॉब्लम हुआ है। जिसको आपत्ति है वो जाके चेक कर ले। और वहाँ का जो धर्म, खासकर जो धर्म विशेष था, धर्म समुदाय था, जो वहाँ बहुसंख्यक था, वो धीरे धीरे घटता चला गया और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव कुछ ज्यादा ही पड़ा। वहाँ हिंसात्मक घटनाएं भी ज्यादा हुई है। अब जैसे रोहिंग्या का रखाइन प्रांत जो बर्मा का है, वहाँ पे बौद्ध लड़कियों का और बौद्ध बुच्चियों का जीना मुश्किल हो गया था। उसके बाद उन्होंने उसका पलटवार किया। भैया आदमी तंग आके पलटवार किया। तो भारत की बात कर रहे हैं तो कि इससे भारत में जो इनकी आबादी 5% बढ़ रही है और हिंदुओं की जो घट रही है, क्या इससे वाकई भारत के हिंदुओं को खतरा है?
देश को खतरा भारत में, आपने तमाम दुनिया भर की बातें बताई है, वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, तो क्या हम इससे ये मान ले भारत में भी हिंदुओं को आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? अब भैया जो इतिहास से नहीं सीखते हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। तो अगर लोगों को याद ना हो तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 1939 प्रोविंशियल इलेक्शन जो था 37-30-40 का, उसमें कांग्रेस को 62% वोट मिले थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1946 में गजवाए बदर के दिन डायरेक्ट एक्शन डे किया था। रमजान का महीना चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, रमजान का महीने था, गजवाए बदर था और 20वां दिन था रोजे का। उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और रोड पे सोए हुए लोगों का कत्लेआम किया गया। किसके लिए? खाली अलग देश लेने के लिए। और मजे की बात सुनिए, जो 96% वोट देने वाले हैं मद्रास, बिहार, पटियाला से लेके जो भी आप मद्रास ले लीजिए, केरला ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, ये हर स्टेट में मुस्लिम लीग जीती थी। और जब इनके जाने का टाइम आया मुल्क मिलने के बाद, तो ये लोग रातों रात पलट गए। एक रात में पलट के कहने लगे भाई हम तो इंडिया के बिना नहीं रह सकते, हम भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब इतना झूठ ये लोग बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मजे की बात सुनिए, गांधी जी ने कहा कि आप लोग मुस्लिम लीग को वोट मत दीजिएगा, एक ने नहीं सुना, 96.2% लोगों ने वोट डाल दिया। ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा भारत छोड़ के मत जाओ, एक बंदा नहीं गया। तो मतलब कुछ तो इनकी नीयत में खोट रही होगी, तभी तो नहीं गए। नहीं तो भैया आप अलग होने के बाद तो यहाँ अपने भाई को 100 रुपया दे दे तो आने वाली पीढ़ी कहती है कि भाई उसका मेरे बाप से पैसा लिया हुआ मर गया। यहाँ तो ये लोग देश में कब्जा करके बैठे हैं। तो ये हमारे देश में एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनके लीडर इनका नहीं, देखिए इनके आसमानी किताब में ये क्लियरली मेंशन है कि ये पूरी धरती सलाम की है।